हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज आपके सामने है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट। आप सभी को दैट योर जेकेएसओ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में एक आपका कंपोनेंट दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए एमसीक्यू आने के बड़े ज़्यादा चांस है। तो इसमें हमने आपके जो तीन आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूटीओ, ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। होप सो आप सभी ने भी लेक्चर देखा होगा। द रेस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपको प्रॉपर इसमें नॉलेज दे देंगे ताकि इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सके। तो इस चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला कंपोनेंट है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। मतलब कि वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का ट्विन, वर्ल्ड बैंक का बाई, ऐसा ही है। देखो मैंने आपको प्रॉपर पहले स्टोरी सुनाई थी, हम पहले कर चुके हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने सुना होगा, मैंने उसमें आपको बताया था 1944 में क्या हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तीन तरह की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की सोची थी। कौन कौन सी थी? आईबीआरडी, सेकंड वन इज आईएमएफ एंड द थर्ड वन इज आईटीओ। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ावा नहीं दिया गया, तो उसका जो प्रोस्पेक्ट था उसे उधर ही कैंसिल कर दिया गया। तो इधर दो ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, दैट इज आईबीआरडी, जिसको अब हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, एंड द सेकंड वन इज आईएमएफ। इन दोनों को हम ट्विंस भी कहते हैं। ये भी चीज याद रखना, ये आपसे बढ़िया पूछा जाता है कि आईएमएफ का ट्विन कौन कहलाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस नाम से जाने जाते हैं? ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा है। पहला पॉइंट बोलता है द फॉर्मेशन ऑफ द आईएमएफ वाज इनिशिएटेड इन द 1944 एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अभी मैंने आपको ट्विंस के बारे में बताया, ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, दैट आईबीआरडी एंड द आईएमएफ। तो जो हमारी आईएमएफ थी वो भी 1944 में आई थिंक द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, एंड आईएमएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस 27 दिसंबर 1945। लेकिन केम इनटू ऑपरेशन, ठीक है, जब ऑपरेशन उसका स्टार्ट हुआ, काम देखो बन तो 1944 में ही गई थी, लेकिन जब उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम 27 दिसंबर 1945 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। अगर बात करें आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ में करंटली 190 मेंबर कंट्रीज हैं, 190, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और आईएमएफ का आपसे पूछा जा सकता है कि अभी 190th मेंबर कौन सा इंक्लूड हुआ, दैट इज द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। ठीक है, आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आईएमएफ का था, आईएमएफ का लास्ट मेंबर या रिसेंट मेंबर या 190th मेंबर, कुछ भी पूछ ले तो कौन था? दैट इज द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। द आईएमएफ फोकसेस ऑन fostering global monetary cooperation, secured financial stability, facilitating and promoting international trade, employment and economic growth around the world। अब ध्यान से सुनना, बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है। बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर ये भी बैंक है, आईएमएफ भी हमें फंड प्रोवाइड करता है, बैंक की तरह फंड प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है, बैंक और फंड में बहुत डिफरेंस होता है। आईएमएफ इज नॉट ए बैंक, इट इज ए फंड। ये पूछा जाता है एज ए कंसेप्शनल। हाँ, उधर आपको ऐसे दे दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द आईएमएफ इज ए सेकंड बैंक आफ्टर द वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं है, आईएमएफ कोई बैंक नहीं है, इट इज ओनली ए फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया, इसी तरह का कंसेप्ट पूछा गया था, उधर बोला गया था दैट आईएमएफ इज ए सेकंड बैंक आफ्टर वर्ल्ड बैंक, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इधर मैंने आपको बता दिया कि आईएमएफ के मेन फोकसेस क्या है। आईएमएफ के मेन फोकसेस आते हैं द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपके बेसिक आप कह सकते हो कि आईएमएफ के ये मेन फंक्शन है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। आगे बात करते हैं द आईएमएफ ऑल्सो नोन एज द फंड। देखो तो मैं स्पेसिफिकली लिखा भी है कि आईएमएफ बैंक नहीं है, वो एक फंड की तरह काम करता है। वॉज कंसीव्ड एट ए यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में जो आपका ब्रेटन वुड्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, इन जुलाई 1944। ये आपको मैं बता चुका हूं पर। द आईएमएफ इज हेडेड बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 5 टर्म ऑफ ऑफिस। अब ये भी आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आईएमएफ। तो आईएमएफ का आपको पहले पता होना चाहिए कि डेट आईएमएफ को हेड करने वाला कौन है, उसे लीड करने वाला कौन है। तो उसको लीड करने वाला है दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको लीड करने वाला कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर हर 5 साल बाद उसकी इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ का, उसका टेन्योर कितना होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज 5 years। द इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मिनिस्ट्रियल कमेटीज एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये तीन इसकी सब सेक्शन आप मान सकते हो, ठीक है। इसके नीचे और तीन सेक्शन आप मान सकते हो, डेट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, सेकंड वन इज मिनिस्टर कम्युनिटीज होते हैं एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, मैंने वो ही कंपोनेंट इधर डालता हूँ और साथ में बोल्ड कर देता हूँ, ताकि जब आप इसको एग्जाम के टाइम थोड़ा रिवाइज करो तो आपके सामने ये चीज आपको दिखे। अब बात होती है मेन चीज, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। तो आपको सबसे पहले जब भी आप एग्जाम देने जाओ, आपने एग्जाम से पहले ना अपना रिसेंट मैनेजिंग डायरेक्टर जरूर देख लेना होता है। अगर मैं अभी 2021 की बात करूं तो अभी रिसेंट हमारे जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्रिस्टलिना गॉर्जेविया, ठीक है। क्रिस्टीना गॉर्जेविया है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के। अब हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया के प्रोस्पेक्ट से क्या मैं बात करने वाला हूं, देखो ये जो लास्ट कंपोनेंट है ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि ना रिसेंट आपको एज ए करंट अफेयर ये पूछ सकते हैं, तो ये रिसेंट डाटा आपको पता होना चाहिए। डेट गीता गोपीनाथ, शी इज ए इंडियन अमेरिकन, ठीक है, शी इज ए इंडियन अमेरिकन। द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज बीइंग प्रमोटेड एज द IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखना, ये मत सोचना कि हाँ वो फर्स्ट है, वो पहली है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इसके नाम के साथ जुड़ा और कुछ नहीं है। असली में हम क्या करते हैं, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे ही एक आप कह सकते हो कि सब फील्ड आ गई, उसके नीचे जो एक सब फील्ड आ गई उसको नाम दिया गया है FDMD। FDMD मतलब फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रिसेंट गीता गोपीनाथ है एंड शी इज फ्रॉम इंडिया, अमेरिकन आप कह सकते हो उन्हें, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अब IMF मैंने आपको बता दिया फंड है, कोई बैंक नहीं है, तो इनको सोर्सेज कहां से आते हैं, इसके जो सोर्सेज क्या क्या रहते हैं, इसको फंड्स कहां से आते हैं, फिर आगे इन्होंने आगे देने कैसे होते हैं, तो IMF कोटास का इसका नाम होता है। IMF कोटास आपको बता दूं, जो IMF है उनके दो तरीके से आपके पास फंड आते हैं, डेट इज कोटास एंड लोन। दो तरीके से पैसे आते हैं उनके पास, कोटास एंड लोन। कोटास विच आर पूल्ड फंड्स ऑफ मेंबर नेशन जनरेट मोस्ट IMF फंड। देखो एक तो लोन हो गया, लोन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, मैंने आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाया हुआ, तो लोन को थोड़ा साइड पे रखिए। दूसरा होता है कोटास। कोटास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट मेजर ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द कोटास। कोटास इसे कवर करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द IMF। तो कोटास क्या है, कोटास वो फंड है, जैसे मैंने आपको बताया था UN के बारे में बताया था, ठीक है, मैंने उसमें बताया था उनके पास पैसे कहां से आते हैं, पैसे उनके डिफरेंट उन्होंने बता दिया होता है कि जितना नेशन कमाएगा, जितनी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितना उनका पर कैपिटा इनकम होगा, जितनी उनकी GDP होगी, उनके अकॉर्डिंग हम उनसे पैसा मंगवाते हैं। भाई साहब आपकी इतनी कंट्रीब्यूशन है, आप इतने डेवलप हो चुके हो, आपका देश इतनी तरक्कियां कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें थोड़ा सा पैसा भी दो। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसा आता है, द साइज ऑफ ए मेंबर्स कोटा डिपेंड ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड, कि उसकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस कितनी है वर्ल्ड में, कितनी इंपॉर्टेंस है उसके देश में, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा मंगवाता है। नेशन विद लार्जर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैव लार्जर कोटास। वो नेशन जिनकी सबसे ज्यादा इकोनॉमी होगी वो उनका कोटास भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। द कोटास आर इंक्रीजिंग periodically एज ए मीन्स ऑफ बूस्टिंग द IMF रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है। ये इंक्रीजिंग टाइम टू टाइम इंक्रीज होता ही जा रहा है एक तरह से। अब बात करते हैं, जो IMF है ना, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज नोन एज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश की है, उसका डाटा पढ़ लेते हैं कि हाँ उस रिपोर्ट में क्या आया। देखो एग्जामिनर यही पूछ रहा है, मैं वही कंपोनेंट डाल रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका क्या है, IMF का क्या होता है, एक रिपोर्ट आई, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज ए सर्वे बाय IMF। आपसे यही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी रिपोर्ट है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, यूनेस्को की है, IMF की है, IDBI की है, आपकी WHO की है। तो आपका आंसर है सर बिल्कुल IMF की है, IMF की रिपोर्ट आउट करता है। इट इज यूजुअली पब्लिश्ड ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। इसको 2 महीने साल में 2 बारी पब्लिश किया जाता है, एक बार अप्रैल देन अक्टूबर। इट एनालिसिस एंड प्रिडिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नियर एंड मीडियम ईयर। तो वो क्या करता है, यही है कि आपका बताता है कि हाँ इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, कौन सा देश नीचे गया, कौन सा देश ऊपर गया, किस देश की इकोनॉमी बढ़ी। अब इसका जो मैं मेन आपको रिपोर्ट बताने वाला हूं, जो रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट आउट की है, उसके अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आप सभी को पता है हमारा एक नेबर है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ने भी इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को सरपास कर दिया एज ए पर कैपिटा GDP।
बांग्लादेश ने भी इंडिया को सरपास कर दिया है एज इन द केस ऑफ पर कैपिटा जीडीपी. India is currently the fifth largest economy in the world and is considered the most developed country in South Asia. But recently the result of the IMF has come as a shocker for India. तो एक शॉक का काम किया क्योंकि फ्रॉम 5 years इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी 25% फ्रॉम देन बांग्लादेश. मतलब ये देखो, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, तभी मैंने इधर डाला है. जो इंडिया की पिछले 5 सालों से ऐसा था कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से 25% ऊपर थी, लेकिन इस साल क्या हुआ, बांग्लादेश 25% को तो कवर अप कर चुका और इंडिया के भी ऊपर चल गया, इंडिया को सरपास कर दिया उसने. तो ये चीज आपने याद रखनी है. आपसे पूछा जा सकता है क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है. सुनने में हमें भी शौक लग रहा है कि हाँ हमारी जो जीडीपी है इतनी कम हो गई. थोड़े से आप फैक्टर्स कह सकते हो कि कोरोना फैक्टर भी आया, और भी बड़े फैक्टर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं. तो उसके कारण बांग्लादेश ने भी हमें सरपास कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WEO. अब इधर आप फंक्शन पढ़ सकते हो. मैं फंक्शन ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैंने सिंपल इधर लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ सकते हो. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे पॉइंट. दैट इज फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड वन इज फाइनेंशियल फंक्शन, थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव फंक्शन. ठीक है, इधर क्या हो गया, आप कंसल्ट कर सकते हो IMF से. हाँ, मैं आप ऐसा काम करूं कि नहीं करूं, मैं इकोनॉमी ग्रो करना चाहता हूं. इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ काउंसिल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस. अब फाइनेंशियल में बात करें तो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा ये बैंक नहीं है लेकिन फंड है, लेकिन सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है कि हम बोलेंगे कि हाँ मुझे इतना लोन चाहिए तो वो देगा आपको द प्रॉपर पर्पस बताना पड़ेगा, क्या रीजन है, आपकी वो मदद करेगा. एज ए रेगुलेटरी फंक्शन भी काम करता है. एज पर द रूल्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट इट फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिंग a code of conduct for exchange rate policies and restrictions on payment for current account transaction. ठीक है, exchange rate policies भी इसी में कह सकते हो कि यही रेगुलेट करता है IMF. तो ये 3 इसके मेन फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, तो ये आप याद रखना. आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ IMF. तो ये मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ IMF भी बता चुका हूं ऊपर. मैंने आपको बताया कि हाँ ब्रिटेन वुड्स में जब ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन 2 बनी, दैट इज IDBR एंड सेकेंड वन इज IMF. ठीक है, ये दोनों बनी, इनको हम ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इनकी नीड थी. आपसे पूछा जा सकता है थर्ड वन की किसकी डिमांड रखी गई थी, दैट इज ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी. उसका रीजन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं. फिर बात होती है, इधर एक बार पढ़ लेता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए. द ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. आपको पता है कि हाँ ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इकॉनमी पूरी गिर गई थी, सब कुछ ठप हो चुका था, पूरा की पूरी दुनिया एक तरह से पैसे के नीचे दब चुकी थी. पैसा ही नहीं था बिल्कुल भी, आप कह सकते हो कहीं भी किसी के पास भी. तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद आप कह सकते हो कि टेरिफ वॉर आई, मैंने आपको बताया था. टेरिफ वॉर के बाद उसका एक रीजन बना ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 में तो और नुकसान हो गया. इंसान तो नहीं रहे, साथ में पैसों की बड़ी कमी होगी, बहुत ज्यादा तंगी होगी, भुखमरी एक तरह से आप कह सकते हो पड़ गई थी. तो उसके कारण अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई थी. देश सब मिल रहे थे कि हाँ ऐसा विनाशकारी युद्ध आगे नहीं होना चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें कॉपरेट होकर रहना चाहिए. तो उस कारण ये जो जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी ये बनी. तो यही इधर से आ जाता है. IMF के बारे में यही लिखा हुआ है. तो 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्रेमवर्क for the post-war international economic cooperation. The IMF became operational on 27 December 1945 with 29 member countries, important one, and it begins its financial operation on 1st March 1947. Currently the IMF consists of 190 है, इधर मिसप्रिंट है, ये मैं ठीक कर लूंगा. ठीक है, 190 है, मैंने आपको बताया. तो यही इधर लिखा हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा होगा, वो प्रॉपर मैं आपको डाटा देता हूं. यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये देखो, अगर एग्जामिनर ने ना एक क्वेश्चन डालना होगा ना, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी डाल सकता है, लेकिन हम देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी, हम ना आसान चीज पे जाते नहीं. हाँ ये एग्जामिनर नहीं डालेगा, आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन है एंड सो ऑन. हम क्या सोचते हैं, हाँ सर आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन है, ये क्वेश्चन कहां आएगा, ऐसा नहीं आएगा. तो कभी कभार एग्जामिनर यही डालता है और उधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. साइंटिफिक की जगह उन्होंने साइंस लिखा होगा एक ऑप्शन में, एक जगह आप कोई और ऑप्शन कह सकते हो, साइंटिस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो उधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइंटिफिक में जाएं, साइंस में जाएं कि साइंटिस्ट में जाएं.
तो उधर हमने जाना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, याद रखिए। यूनेस्को इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट वर्क्स फॉर द वर्ल्ड पीस थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड साइंटिफिक। ठीक है, आप देख सकते हो ये तीन है, तो तीन में इसका फील्ड में, इन तीन फील्ड में इसका काम रहता है। कल्चर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन इज एजुकेशन एंड कल्चर साइंस। ठीक है, ये तीन फील्ड है जो आपने याद रखने, इन तीन मेन इंपॉर्टेंट फील्ड में काम करता है जो इसके नाम में ही छिपी हुई है। थ्रू इट्स प्रोग्राम इट स्ट्राइव्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये अपने प्रोग्राम्स के थ्रू जो ये काम करता है उसके थ्रू वो एसडीजी से मैंने आपको बताया था 17 गोल्स हमारे बताए थे, दैट इज गोइंग टू बी अचीव इन द 2030, 15 सालों में हमने उसे अचीव करना है। तो यूनेस्को अपने प्रोग्राम्स के थ्रू उसे अचीव करने की कोशिश कर रहा है एंड इट हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात की जाए इन पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर। द यूनेस्को डेवलप एजुकेशन टूल सो एज टू हेल्प ह्यूमैनिटी लिव इन द वर्ल्ड फ्री ऑफ इंटॉलरेंस एंड हेट। It works in preserving the culture heritage of the world's many cultures and also promotes the equal dignity of all cultures. अब इसका ना मैंने अभी आपको बताया कि मेन जो आजकल जिसकी ओर ये ध्यान दे रहा है दैट इज कल्चर। ये हर एक देश के कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी बता दूं अराउंड अभी अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें अराउंड 1200 कल्चरल साइट्स हैं पूरे दुनिया में। अब इंडिया की भी हम बात करेंगे तो जो इसमें रिसेंट इन्होंने ऐड ऑन किए हैं वो हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1200 हैं, आप खुद सोच सकते हो। तो अभी इसका कल्चर पे थोड़ा फोकस है, आप कह सकते हो। द यूनेस्को डेवलप एजुकेशन टूल्स सो एज टू हेल्प ह्यूमैनिटी लिव इन ए वर्ल्ड फ्री ऑफ इंटॉलरेंस एंड हेट। इट वर्क्स टू प्रिजर्व द कल्चर हेरिटेज। आगे बोलते हैं ऑल्दो ऑफिशियली फाउंडेड एज यूनेस्को इन 1945 द ऑर्गेनाइजेशन हैड इट्स ओरिजिन्स इन लीग ऑफ नेशन इटसेल्फ। तो इसका भी लीग ऑफ नेशन से ही उत्पन्न हुआ है, इसका सक्सेसर है आप कह सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को केम इनटू फोर्स इन 1946। लेकिन जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो संविधान था, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो 1946 में आउट हुए थे, लेकिन ये फॉर्म 1945 में ही हो गया था। करंटली द यूनेस्को हैज 193 मेंबर्स। अब ये जो मैंने प्रॉपर बोल्ड किया ना, ये चीज आपने पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट डाटा है अभी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यूनेस्को में 193 मेंबर्स है। सर आपने कहा था यूएनओ में भी 193। हाँ जी सर, यूएनओ में भी 193 मेंबर्स ही हैं, हमने ये बताया था। अब जरूरी नहीं है कि यूएनओ के सारे मेंबर्स इधर भी मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 99% इसी में है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस होगी कोविड के कारण। कोविड के कारण क्या हुआ आप इधर पढ़ सकते हो, कोविड के कारण भी कह सकते हो, कुछ वॉर्स, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण भी आप कह सकते हो। देखो क्या हुआ, जो यूएस है, इसराइल है, दे पुल्ड आउट इन 2019 साइटिंग बायस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द पैलेस्टाइन इश्यूज। ठीक है, जो पैलेस्टाइन इशू था आपको सभी को पता है, तो उसके कारण यूएस और इसराइल ने अपना 2019 में नाम हटा लिया कि हाँ हमने यूनेस्को का पार्ट नहीं बनना। ठीक है, तो इधर आपके 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएन के मेंबर्स हैं लेकिन यूनेस्को के नहीं है, तो आपने याद रखना दैट इज यूएस, इसराइल एंड लिंस्टन। ठीक है, ये यूएन के मेंबर्स हैं लेकिन यूनेस्को के नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है अगर करंट अफेयर में वो पूछना चाहें। फिर बात होती है द यूएस हैज पुल्ड आउट द यूनेस्को वंस अर्लियर इन द 1984। यूएस ने पहले भी ये हरकत की थी, उन्होंने 1984 में भी अपना इधर से नाम हटाया था, लेकिन बाद में 2003 में ज्वाइन भी कर लिया था। 3 कंट्रीज नेमली पाकिस्तान, न्यू एंड कुक आइलैंड आर मेंबर्स ऑफ यूनेस्को बट नॉट ऑफ यूएन। अब ये जो 3 कंट्रीज मैंने नाम ली ये आपकी यूनेस्को की मेंबर्स है लेकिन यूएन की मेंबर्स नहीं है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। अब यूनेस्को का हेड कौन है? दैट इज डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल रिसेंट कौन है हमारे? दैट इज एंड्रयू एजोला। ये चीज आपने याद रखनी है। एंड्रयू एजोला इज द फ्रेंच सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिशियन हु हैज बीन सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। रिसेंट के डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रयू एजोला ऑफ यूनेस्को। अब बात होती है यूनेस्को के, मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो वो पढ़ते नीचे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? यूनेस्को कुछ ऐसी जगहों को पहचानता है, ऐसी चीजों को रिकॉग्निशन देता है जो अपने कल्चर के बारे में जानी जाती है, ताकि हम उसे प्रिजर्व कर सके, आने वाली पीढ़ियां उसको समझ सके। तो यूनेस्को ने अराउंड अभी कहा जाए तो 1200 अराउंड 1200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम इधर इंडिया के प्रोस्पेक्ट से ही पढ़ेंगे। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज एज डिस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड इन 1945।
इंडिया एक्सेप्टेड द कन्वेंशन ऑन 14 नवंबर, मतलब चिल्ड्रंस डे को उन्होंने एक्सेप्ट किया 1977 में, मेकिंग इट्स साइट्स एलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑन दिस लिस्ट। और पहली जो लिस्ट थी उनमें कौन कौन सी इंडिया की कौन कौन सी साइट्स है, डेट इज अजंता केव, ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा था, एलोरा केव्स एंड आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये चार चीजों को उन्होंने फर्स्ट साइट इनकी जो थी, फर्स्ट कह सकते हो कि सबसे पहले हमारी कौन कौन सी साइट इसमें ऐड ऑन हुई थी, तो ये चार ऐड ऑन हुई थी। बात करते हैं एट प्रेजेंट, ये पूछा जा सकता है 2021 की बात करूं, अगर आगे वाले टाइम में बदलती है तो एक बार चेक कर लेना। 2021 में इसकी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं लोकेटेड इन इंडिया। आउट ऑफ दिस 32 आर कल्चर, 7 आर नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड। अगर बात करें सभी देशों की, अराउंड 167 कंट्रीज में इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो इसमें इंडिया का 6th रैंक है इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो हमारे पास क्योंकि कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 40 है। तो रिसेंट में कौन सी ऐड ऑन हुई है, गुजरात की डोलावीरा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डोलावीरा फ्रॉम गुजरात इन 2021 इज द लेटेस्ट साइट एंड विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साइट्स आपको मिलेंगी। होप सो क्लियर होगा यूनेस्को के बारे में भी। ये यूनेस्को का मैं तो कुछ फैक्ट्स लेके आया था, ठीक है। अगर आपने और डीप में जाना था तो बड़ा ज्यादा डीप में हो जाएगा, जितना आपने पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो आगे हम बात करते हैं, दैट इज UNCTAD, ठीक है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आप सभी को दिख रहा है कि हाँ ये ट्रेड पे है, व्यापार पे है, तो हाँ ये व्यापार पे ही है, ठीक है। तो व्यापार पे ही है, तो इसका एम क्या रहेगा, टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड को डेवलप करना, बढ़ावा देना, उसके कारण framing policies in various domains such as trade, technology, finance, aid and transport is the most important priority of UNCTAD. Geneva is the permanent secretariat of UNCTAD, ठीक है। तो जो जिनेवा है इज द परमानेंट सेक्रेटरीट है UNCTAD का, मतलब कि UNCTAD के हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मैंने इधर इसका एम पढ़ा। एम आप देख सकते हो, मेन चीज क्या, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड, ये मेन इसकी एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। इट इन वेरियस डोमेन सच एज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड एंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ UNCTAD। ये मैं आपको बता चुका हूं कौन सी ईयर में फॉर्म हुई, 1964। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर के बाद सेक्टर की हम इधर बात करें, अब पूछा जाता है UNCTAD जो है इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। हाँ सर है, इंडिया हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला यूएन का कौन सा ऑर्गन है, तो UNGA। मैंने आपको बताया था UNGA इज द हेड, तो जनरल असेंबली हेड था हमारा यूएन का, तो उसका प्रिंसिपल ऑर्गन था। तो UNGA जो था इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UNCTAD। बात करें तो रिसेंट के इसके हेड कौन है, हेड इसके होते हैं एक्चुअल में, दैट इज सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो रिसेंट अभी 2021 में अभी 13 सितंबर को ही ये बने हैं, दैट इज रेबेका ग्रिंसपैन ऑफ कोस्टा रिका, ठीक है। शी इज ए इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट थी और शी इज द फर्स्ट वुमेन। जब फर्स्ट वुमेन की बात होती है ना, अपने में इनकी इंपॉर्टेंस है। जब भी फर्स्ट वुमेन होता है आपसे पूछा जा सकता है हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD। तो आपको पता होना चाहिए रेबेका ग्रिप्सन फ्रॉम कोस्टा रिका, तो ये बनी है एंड शी इज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD। ये भी चीज आपने याद रखनी है, रिसेंट है, देखो बिल्कुल रिसेंट है। यही चीज आपसे पूछी जाएगी करंट अफेयर में, आप कह सकते हैं करंट अफेयर में भी आ जाएगा, आपका इस कंपोनेंट में भी आ जाएगा, मतलब एक तीर से दो निशाने मार लेगा JKSSB वाला इस तरीके से। आगे बात करते हैं रिपोर्ट्स पब्लिश बाय UNCTAD। तो जो UNCTAD है ये 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये चारों रिपोर्ट के नाम याद रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो UNCTAD है कौन सी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता, तो ये 4 नाम आपको पता होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। तो बात होती है द UNCTAD हैज रिलीज इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। रिसेंट की अगर बात करें, देखो मैं रिसेंट डाटा तभी आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है। तो रिसेंट की बात करें, दिस इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द हार्डशिप कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। डेवलपिंग कंट्रीज में सी देयर पब्लिक एक्सटर्नल डेब्ट इंक्रीजिंग टू 2.4 to 3.6 ट्रिलियन इन 2021 to 2021। मतलब एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें, देखो कोविड-19 के बाद तो हर एक देश को इफेक्ट हुआ है, ऐसा कोई देश नहीं जो इससे बच पाया हो। तो हुआ क्या, माना जा रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर पब्लिक एक्सटर्नल डेब्ट जो है
बढ़ जाएगा 2.4 से लेकर 3.6 ट्रिलियन। ये आपसे पूछा जाता है कि हाँ यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कितना माना जा रहा है कि डेप्ट बढ़ जाएगा, तो डेट इज 2.4 टू 3.6 डॉलर ट्रिलियन। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपका यूएनसीटीएडी, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना मुझे रेलिवेंट लगा, सही लगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो, आप आसानी से इसका आंसर दे सको, वो मैंने आपको तो प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो हमारे इधर अब खत्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लेके आऊं या मेरे एंड से कोशिश रहेगी। देखो एक और मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, विद इन 1-2 डेज में आपको एक रेगुलर, एक नहीं रेगुलर, जितनी देर आपका एग्जाम नहीं होता, दैट इज ऑफ सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उस मेंटल एबिलिटी का टेस्ट पेपर आएगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी मतलब 20 नंबर आप इधर से पक्के समझिए, सर पंकज सर कराएंगे आपका, मतलब 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो रोज के रोज, मतलब अगर 10 दिन भी बचते हैं तो 10 के 10 आपके पास मॉक टेस्ट आएंगे, आप उधर अपने आप को चेक करना वीडियो के थ्रू, उधर सर प्रॉपर्ली आपको समझा भी देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे से आंसर आना चाहिए था इसका। तो प्रॉपर एक कंप्लीट सिलेबस जो आपके 10 कंपोनेंट 10 टॉपिक्स आई थिंक सो मेंटल एबिलिटी में, उसे आप आसानी से कर सको। तो मेरे एंड से जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचा सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एंड से रहेगा, कोई आपके चार्ज नहीं पे करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे शेयर जरूर करना है, ताकि हमें इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है आप तक और से बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचाने में। तो गाइज आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।